नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आज़ादी के बाद के भारत की। आज़ादी के बाद के भारत में हम यहाँ देखें तो जैसा कि हमें मालूम है कि आज़ादी से पहले भारत 562 देसी रियासतों में बटा हुआ था। छोटी बड़ी 562 देसी रियासतें थीं और शुरू से ही हम स्वतंत्रता की प्राप्ति और हमारे यहाँ पर संविधान के अंदर ये मांग करते रहे कि हमारा स्वयं का संविधान हो जिसमें हमें भागीदारी मिले। लेकिन इस पर अंग्रेज सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि यहाँ पर हमारा विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अब हमें यहाँ पर इन्हें संवैधानिक अधिकार देने रहेंगे। इस संदर्भ में द्वितीय युद्ध के बाद 1946 के अंदर यहाँ पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मंत्रिमंडलीय समिति भेजी थी। 1946 में इसके आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। इसके अंदर ब्रिटिश गवर्नर ने जो थे प्रांतों और देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की प्रस्ताव रखा गया और उन्हें आमंत्रित किया गया। इस समय यहाँ पर संविधान सभा में 389 सदस्य रखे गए थे और उनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर शासित प्रदेशों से थे और जो शेष 93 सदस्य थे वो यहाँ की छोटी बड़ी देसी रियासतों से चुने जाने थे। कुछ शासकों ने प्रारंभ में क्या किया कि यहाँ पर प्रतिनिधि भेजने की अंदर आनाकानी की, अर्थात उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बीकानेर के जो महाराजा थे, बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने सर्वप्रथम अपने प्रतिनिधि को भेजा। मतलब बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह जो थे उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा और इसके लिए दूसरे राज्यों को भी प्रेरित किया, शासकों को प्रेरित किया कि वो भी अपने प्रतिनिधियों को इस सभा में भेजे। इस संविधान सभा का जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अंग्रेजों ने आज़ादी से पहले ही भारत के 2 हिस्से कर दिए थे, भारत और पाकिस्तान। उसका नतीजा ये हुआ कि जो 389 सदस्य थे उसमें से अब केवल 299 सदस्य रह गए थे। उसका मुख्य कारण क्या था कि हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे वो अब भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो इससे संबंधित जो नई सभा रह गई, यानी कि जो शेष सभा रह गई 299 सदस्यों वाली, उस सभा के भी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। अब जानते हैं संविधान सभा से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी और ये जिस सभागार में हुई थी उसे हम आज वर्तमान में क्या कहते हैं? लोकसभा का सेंट्रल हॉल कहते हैं। जैसा कि हमने अभी पहले देखा था कि संविधान सभा में प्रारंभ में 389 सदस्य थे, लेकिन 3 जून 1947 की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की योजना थी उसके अनुसार पाकिस्तान में शामिल होने वाले जो सदस्य थे वो इससे बाहर हो गए और कुल संविधान सभा में सदस्य रह गए 299। 299 सदस्यों की इस संविधान सभा को 17 समितियों में बांटा गया। संविधान सभा को 17 समितियों में बांटा गया, मतलब काम जो थे 17 समितियां बनाई गई और उनमें इनको विभाजित कर दिया गया। और ये सारी फॉर्मेटिंग, ये सारा प्रारूप जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। इसलिए संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये संविधान बनने में काफ़ी समय लगा और इसके बाद 26 नवंबर 1949, यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है, दोनों बिंदुओं को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया गया था। जबकि संविधान को पूरे देश में लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। मतलब जब पूर्णतः तैयार हो गया था, अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत करने के पूरे 2 माह पश्चात 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। अब यहाँ पर एक पॉइंट टू बी नोटेड जो बात है कि संविधान सभा में जो राजस्थान से आने वाले सदस्य थे, राजस्थान से कुल सदस्य उस समय हमारे थे 14 सदस्य। ये जो 14 सदस्य हमारे को स्क्रीन पर नाम दिए गए, तो आपको सदस्य संख्या जरूर ध्यान रखनी है
कि संविधान सभा में राजस्थान से आने वाले सदस्यों की संख्या 14 थी। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, इसके बाद हमारे यहाँ पर बहुत सी बातें रह गई कि ये तो हो चुका था, लेकिन अब जो देसी रियासतें थीं उन देसी रियासतों का भारत के अंदर विलय किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि यहाँ पर छोटी बड़ी बहुत सारी रियासतें थीं। तो अंग्रेजों सरकार ने जब सारे शासकों को रियासतों को अपनी संधियों और नियमों से समझौतों से मुक्त तो कर दिया, किंतु उस समय उन्होंने संधियों को रद्द करने के बाद उनको एक अधिकार और दे दिया कि चाहे तो वो पाकिस्तान में शामिल हो, चाहे भारत में शामिल हो, या चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकती है। ये एक बहुत ही फूट डालने वाली नीति यहाँ पर रह गई थी। भारत को खंड खंड करने की एक गहरी साजिश कहा जा सकता है। तो वहाँ पर कुछ सदस्य जो थे, कुछ रियासतें जो थी, पाकिस्तान के नेताओं के बहकावे में आकर पाकिस्तान में मिलने की सोच रही थी, लेकिन उस समय यहाँ पर भारत की अंतरिम सरकार जो थी, भारत की अंतरिम सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक रियासती विभाग की स्थापना की, और ये रियासती विभाग की स्थापना के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अलग अलग प्रयासों के द्वारा जो है भारत में इन सारी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के प्रयास किए, उनको प्रेरित किया गया, कई जन सहमति से, कई भाषाई आधार पर, और कई बल का प्रयोग करके भी इन्होंने यहाँ पर इनको भारतीय संघ में शामिल करने का प्रयास किया। जो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, वहाँ पर इन्होंने भोपाल के जो नवाब थे उनको प्रोत्साहित किया कि आप क्या हो, पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। लेकिन उस समय जो भौगोलिक बाधा उनके सामने थी, वो भौगोलिक बाधा थी मेवाड़ की। मेवाड़ रियासत उस समय राज्य और पाकिस्तान के मध्य स्थित थी। तो मेवाड़ के जो महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह से इन्होंने संपर्क किया, लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने देशभक्ति का परिचय दिया और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर हम किस में शामिल होंगे, ये बात तो हमारे पूर्वज ही डिसाइड कर चुके थे, मतलब कि हम भारत के साथ देशद्रोह नहीं करेंगे और हम भारत में ही रहेंगे। इस प्रकार से उन्होंने मेवाड़ रियासत भी भारत में ही रही, और इसके साथ साथ इन्होंने अन्य छोटी रियासतों को भी पाकिस्तान में शामिल होने से रोक लिया, और इस प्रकार जो जिन्ना की जो योजना थी वो असफल हो गई। अब यहाँ पर बात ये थी कि 1947 में जब आज़ाद हुआ, तब हमारे पास यहाँ पर जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, जो हमारी रियासतें जो थी वो भारतीय संघ में शामिल नहीं थी। उस समय में जूनागढ़ की जो जनता थी उन्होंने नवाब का विरोध किया और भारत में शामिल हो गई। हैदराबाद का जो निज़ाम था वो पाकिस्तान में ही शामिल रहना चाहता था, अलग रहना चाहता था, भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पर बलपूर्वक सैनिक कार्यवाही की और उसे भारत में मिला लिया। अब बात रही कश्मीर की, तो कश्मीर के शासकों ने भी क्या था कि राजनीतिक दल जो थे वहाँ के, महाराजा हरि सिंह और राजनीतिक दल जो थे, उन्होंने भारत में विलय की सहमति दे दी थी, अतः इन सब का भी भारत में विलय हो गया था। इस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल का रियासतों के एकीकरण में और भारत में विलय के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा, और जिस दृढ़ता के साथ उन्होंने ये काम किया उसके कारण इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर बिल्कुल ये स्थिति यहाँ समाप्त नहीं होती। इसके बाद जो हमारे पास थी समस्या वो बहुत बड़ी रही, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जो विस्थापित हुए, मतलब भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद, तो लगभग 70-80 लाख जो लोग थे पाकिस्तान से भारत आए थे, और इस समय यहाँ पर निर्धारण किया गया किसका, सीमा का निर्धारण, जो ब्रिटिश सीमा का निर्धारण किया गया। उसके अंदर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ पर जो सीमा का अध्यक्ष था, यानी कि सीमा का जो निर्धारण करना था, उसके लिए एक अंग्रेज अधिकारी था रेड क्लिफ, उसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और उसने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया। और ये रेड क्लिफ जो अधिकारी था, इसके नाम पर जो हमारी भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम रेड क्लिफ रखा गया। इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने के लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रयास किए, और पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ क्षेत्रों को आज भी अपने पास रखा हुआ है, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान में स्वतंत्रता से लेकर अब तक 4 बार
युद्ध हो चुके हैं। सबसे पहला युद्ध 1948 में, फिर 1965, 1971 और 1999 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, और इन सभी युद्धों के अंदर पाकिस्तान हारा भी। लेकिन आज भी कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जिसको हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। 1971 के अंदर जो ये युद्ध हुआ था वो बहुत बड़ा युद्ध था, और उसके अंदर पाकिस्तान के लगभग 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, और उस समय इसकी वजह से एक नया देश जो था वो बांग्लादेश का निर्माण हुआ। दूसरे देशों के साथ हमारी स्थिति बहुत अच्छी और मधुर संबंध बने रहे। अब आगे हम बात करते हैं राज्यों के पुनर्गठन की। राज्यों के पुनर्गठन से पहले जब आर्थिक विकास की समस्या आई हमारे पास, जो विस्थापित आ गए, तो 1950 में भारत सरकार ने योजना आयोग नाम की एक संस्था की स्थापना की थी, जिन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया। पहले कृषि पर, फिर उद्योग धंधों पर, फिर शिक्षा पर, चिकित्सा पर, इन सब पर पंचवर्षीय योजनाओं में कार्यक्रम चलाए गए। लेकिन फिर कुछ राज्यों को यहाँ पर शिकायतें रही कि जो योजना आयोग है उसमें उन राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता है। तो सन 2015 के अंदर यहाँ पर योजना आयोग को समाप्त करके और उसके स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया। इसका पदेन अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। हमारे यहाँ पर जो बात है कि राजस्थान के विशेष संदर्भ में अगर हम बात करें, तो जो फेमस अर्थशास्त्री थे हमारे भीलवाड़ा जिले के अरविंद पनगड़िया, इसके प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। फिर से ध्यान रखिएगा, राजस्थान जीके के लिए स्पेशल क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग की स्थापना हुई योजना आयोग की जगह। योजना आयोग के स्थान पर 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया, जिसका प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया रहे, और वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से थे। अब बात करते हैं हम राज्यों के पुनर्गठन की। तो राज्यों के पुनर्गठन में हम अगर बात करें तो यहाँ पर भाषाई आधार पर अलग अलग राज्य यहाँ पर बने थे। तो पूर्व में राजस्थान जो सरकार बनी थी उस समय राज्यों की स्थिति अलग थी। जैसे एक मुंबई राज्य था, तो मुंबई राज्य वर्तमान हमारा महाराष्ट्र और गुजरात शामिल था उसके अंदर। मद्रास जो है वर्तमान तमिलनाडु और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश उसमें देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर भाषाई आधार पर 500 छोटी बड़ी रियासतों को शामिल किया गया, और भाषा के आधार पर यहाँ पर वर्गीकरण किए गए जो स्वतंत्रता से लेकर अब तक जारी हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख लें तो मद्रास को मैसूर, आंध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों में विभाजित किया गया, और मद्रास का नाम बाद में बदल करके तमिलनाडु कर दिया गया, और मैसूर का नाम भी बाद में कर दिया गया कर्नाटक। जो बम्बई राज्य था, बम्बई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में बांट दिया गया, और जो मध्यवर्ती क्षेत्र था भारत का उसको मध्य प्रदेश बनाया गया। और राजस्थान की प्रक्रिया जो है वो तो हम राजस्थान के एकीकरण के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि जब ये भाषाई आधार पर हुआ था तो उसके बाद से लेकर अब तक भी जब जब जनता को आवश्यकता होती है और जब जब जरूरत पड़ती है तो जनता की मांग पर यहाँ पर नए नए राज्यों का गठन तब भी किया जा रहा था। ये किसके द्वारा किया जाता है? राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर हमने देखा कि 1966 में पंजाब और हरियाणा राज्य बने थे। अब इसके बाद जब नए राज्यों की बात आती है तो नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तरांचल बना, और इस उत्तरांचल को ही बाद में उत्तराखंड नाम दे दिया गया। मतलब उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल की स्थापना हुई और उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड रख दिया गया। यही इस तरह से हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश से हमारा एक नया राज्य बना वो छत्तीसगढ़, और इसी तरह से बिहार से अलग होकर के एक राज्य बना, उसका नाम रखा गया झारखंड। और अभी कुछ वर्षों पूर्व ही आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम है तेलंगाना। तो इस तरह से आज़ादी के बाद से लेकर अब तक समय समय पर नए राज्यों की मांग होती रहती है, और इसी में क्रम में बुंदेलखंड प्रदेश और विदर्भ प्रदेश के लिए भी कई बार मांग उठी है, लेकिन अभी तक इन राज्यों का गठन नहीं हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे विस्तृत विवरण राजस्थान के एकीकरण का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।